हेलो हाय नमस्कार। मैं हूं यमन और टॉप सिनेमा अड्डा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अब्बास राय वाला हैं, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और डायलॉग राइटर। मुन्ना भाई से लेके पठान जैसी फिल्मों पे उन्होंने काम किया है। अब मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, उनसे बात करेंगे सीधा। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा जो पहला सवाल है वो बहुत बेसिक है, जो मुझे लगता है कि हर राइटर उससे गुजरता है। एक तो राइटिंग जो है वो बहुत लोनली जॉब है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि एक वो कलेक्टिव प्रोसेस नहीं है हमेशा। तो उसके साथ आप जैसे जैसे काम करते हो, सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी, वो सारी चीजें भी आती जाती हैं। वो आपको कैस्टिनेट करने लगते हो कि अब इट्स नॉट गुड इनफ, कल पे टालते हैं, या फिर वो ब्लॉकेज आ रहा है। आप उस सबसे कैसे नेविगेट करते हो? देखो, मैं थोड़ा लकी रहा हूँ इस मामले में। मेरा जो स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस रहा है वो नॉर्मली ऐसे लोगों के साथ रहा है जो अपनी कहानी को लेकर खुद बहुत एक्साइटेड है और जिनके विजन को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो चाहे राजकुमार हिरानी हो, चाहे फराह खान हो, चाहे विशाल भारद्वाज हो, या अभी आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद जैसे लोग, ये सब अपनी कहानी को लेकर बड़े हैंड्स ऑन इन्वॉल्व हैं। तो काफी हद तक जो डायलॉग राइटिंग का प्रोसेस जो ज्यादातर अब मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन प्ले राइटिंग अब पहले से काफी कम हो गया है। ज्यादातर लोगों को मेरे डायलॉग पसंद आए हैं तो इसीलिए लोग आते हैं मेरे पास। तो वो जो प्रोसेस है उसमें इतना वक्त जो स्क्रीन प्ले और कहानी को तराशने में जो वक्त लगता है, जो बहुत ही, जैसे आपने कहा, बहुत ही अकेला और अक्सर बहुत ही तकलीफ और मायूसी भरा वक्त होता है, वो अब मेरे साथ कम होता है, वो मुझ पे कम गुजरती है। लेकिन हो ना हो, जब जब अल्फाज कागज पे लिखने का वक्त आता है या उंगलियों को कीबोर्ड पे लिखने का वक्त आता है, उस लम्हे में आप अकेले ही हो, उस वक्त आप अकेले ही हो। अ, अगर वो आपके लिए खुशी की बात नहीं है, अगर वो आपके लिए मुश्किल है, इसके बावजूद कि वो आपके लिए आपका सबसे अहम वक्त हो, वहीं पर आप सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हो, वहीं पर आपकी जो आपका आर्ट है, जो आपका फन है, उसको उभरने का मौका मिलता है, अगर वो वक्त आपके लिए हर वक्त मुश्किल है, तो फिर शायद आपको सोचना चाहिए आप राइटर हो या नहीं। बिकॉज वही वक्त है जहाँ पे राइटिंग होती है। और वो वक्त अकेलापन हो सकता है, लेकिन वहां पे कभी जैसे कहते हैं ना, आई एम अलोन बट नॉट लोनली। तो ये वो वाला बात है कि अब हाँ, मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेलापन या खालीपन वहां पे नहीं है, क्योंकि वहां पर मेरी कहानी मेरे साथ है, मेरे किरदार मेरे साथ है, जिनकी कहानी मैं कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों को मैं जन्म देना चाहता हूँ और लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनकी कहानी देखो, आपको मजा आएगा, वो उस वक्त मेरे साथ है। मैं उनके लिए लिख रहा हूँ, वो बन के लिख रहा हूँ। एक लम्हे में मैं पठान बन के लिख रहा हूँ, एक लम्हे में मैं कोई दूसरा कैरेक्टर बन के लिख रहा हूँ। तो वहां पर आपको जिंदा दिली महसूस होनी चाहिए, मायूसी नहीं। आइडियली अगर हम देखते जाए तो वही राइटर का एक्चुअली सबसे सबसे खुश वक्त होना चाहिए। जी। और मैं फिल्म मेकिंग एज अ परस्यूट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि दो तरह के लोग मिलते हैं जिनके इंटरव्यूज मैंने देखे हैं अलग अलग आर्टिस्ट के। तो दो तरह की अप्रोच दिखती है। एक तो होता है डू और डाई किस्म का, कि आप अपने काम के लिए खत्म हो जाओ, मर जाओ, झोंक जाओ, दो दो खुद को। और दूसरे होते हैं कि हाँ, इट्स जस्ट अनदर जॉब, कि भाई इसको उसी तरह ट्रीट करना है। आप इन दोनों एक्सेस के बीच में कहाँ देखते हो खुद को? मुझे लगता है ज्यादातर राइटर्स पहला जो आप कह रहे हो, जो पहला तरीका है, उसको इसलिए झेलते हैं ताकि दूसरे तक पहुंच सके। हम्म। कि पहले अपनी पहचान बनाने के लिए मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, मौसी कुछ भी कहे, बसंती मेरी होगी, और बसंती है वो ग्रेल, होली ग्रेल, कि आपकी अपनी फिल्म, आपकी अपनी कहानी। तो मेरे ख्याल से एक राइटर को अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि शुरू में वो जो पहला रवैया है वो अपनाए। लेकिन उम्र के साथ जैसे आपको तजुर्बा आता है, आपको लोगों के साथ काम करने का हुनर धीरे धीरे आप सीखने लगते हो। दूसरों की उम्र के साथ आपको दूसरों की बात सुनने का सलीका आता है और उसकी अहमियत आप समझने लगते हो। तो वहां पर जरूरी है, और वहां पर आप ये भी समझने लगते हो कि जिंदगी और बहुत सारी चीजों के बारे में लिखने का आपका जो जज्बा है वो खत्म नहीं होता। लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में। बहुत कम लोग होते हैं जो सारी जिंदगी एक ही चीज बन के गुजार सकते हैं। बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं दुनिया में, और जो वो कर पाते हैं हम उन्हें मानते भी हैं।
तो आर्ट में हो, म्यूजिक में हो, कुछ लोग है जो वो सिर्फ अपना एक ऑब्सेशन लेकर चले हैं। उन्होंने जिंदगी में ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना दाएं बाएं देखा, और बस वही उनकी पहचान बनी। लेकिन मैं नहीं जानता कि हर किसी के लिए ये मुनासिब है या नहीं। और शायद इतिहास आपको बहुत खुशी से याद रहेगा, लेकिन आप क्या अपनी जिंदगी को एक बैलेंस तरीके से देखना चाहते हो, या आप अपने फन के लिए कुर्बान होते हो? ये एक बहुत ही इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है, एक बहुत ही पर्सनल चीज है। और आप जो हो, आप उससे बच नहीं सकते, आप कुछ और बनने का फैसला नहीं कर सकते। जी। अ, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप जब लिखते हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए तो यू बिकम देम, फिर आपने पठान का जिक्र किया। मैं सिद्धार्थ खान का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि पठान के केस में ऐसा किया कि स्टार लॉक हो जाने के बाद आपकी प्रेफरेंस थी कि स्टार लॉक होने के बाद मैं लिखूंगा, ताकि मैं उसके कैलिबर को, उसके स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकूं अपनी राइटिंग के साथ। मैं आई ये अगर आप कह रहे हैं कि सॉरी आपकी आवाज थोड़ी धीमी थी, मैंने तो ऐसा अच्छा। कभी कुछ नहीं कहा। मेरे पास जो बड़ी फिल्में आती है डायलॉग के लिए, वो जी। ज्यादातर एक्टर लॉक होने के बाद आती है, या उन्हें एक बहुत अच्छा अंदाजा होता है। तो वहां पर खासकर जब एक शाहरुख खान की फिल्म है, या किसी बड़े स्टार की, ऋतिक की फिल्म है, तो आप ऑडियंस उनको क्यों चाहती है, किस तरह से चाहती है, क्या नयापन हो, लेकिन आप उन्हें उस बात पे मायूस ना करें जो उन्हें ऑलरेडी पसंद है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना एक मेन स्ट्रीम राइटर के लिए जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने किरदार में दिलचस्पी है, और जो वो हम्म। किरदार निभाने वाला है उस वो बात की बात है, वो एक्टर आएगा वो तब करेगा। ये दो अलग पहलू है सिनेमा के। एक है कि आपकी कहानी बिल्कुल, आप कहते हैं ना अंग्रेजी में कि सैक्रोसैंट है, कि वही हम्म। है। अब उसको पूरा करने के लिए आप राइटर ढूंढते हो, वो आप एक्टर्स ढूंढते हो, और दूसरे तो हर कोई उस स्क्रिप्ट को सर्विस कर रहा है। लेकिन जहाँ मेन स्ट्रीम फिल्म होती है, खासकर बहुत बड़े स्टार की फिल्म होती है, और बहुत सारा पैसा दाव पे लगा हुआ, वहां पर वो एक बहुत ही मुश्किल सच है एक राइटर के लिए। लेकिन वहां पर आप फिल्म को सर्विस कर रहे हो, फिल्म के बाकी डिपार्टमेंट्स आपकी स्क्रिप्ट को सर्विस नहीं कर रहे। ये बात आप जितना जल्दी समझ लो, समझौता कर लो, और इस बात को अगर आप ठीक से समझ जाओगे तो ये समझौता लगेगा भी नहीं। ये एक बस एक 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 वास्तविकता लगेगी आपको कि यहाँ पर हर कोई जा रहा है एक फिल्म की विजन को सर्विस करने में, और अक्सर वो विजन उस स्टार को लेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ऑलरेडी एक विजन बनाई है, और आपकी स्क्रिप्ट, खासकर डायलॉग्स की जो बात है, वो उस विजन को सर्विस करते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स और एक्टर्स आपके विजन को सर्विस नहीं करने वाले हैं। मेन स्ट्रीम सिनेमा की ये सच्चाई है। लेकिन कुछ तरह की ऐसी फिल्में जब जाने तो मैंने लिखी थी, मुझे क्या पता था उसमें किसको कास्ट करने वाला हूँ, किसको नहीं। मुझे सिर्फ ये पता था कि नसीर भाई और रत्ना जी को मेरी स्क्रिप्ट में होना है। उसके अलावा मैं कोई भी कास्टिंग मेरे जहन में थी नहीं। तो वहां पर आप किरदार लिखते हो, फिर उन्हें निभाने के लिए आप एक्टर्स ढूंढते हो। लेकिन जहां बहुत बड़े स्टार्स हैं, वहां पर आपको कहीं पे उनके पर्सोना को सर्विस करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो ऑलरेडी लोग देखना चाहते हैं सिर्फ वही दो। उस ढांचे को ध्यान में रखते हुए क्या क्या नई बात दे सकते हो, क्या नया एक किक जो हम कहते हैं, क्या आप क्या नई बात कह सकते हो, क्या नया एक्सपीरियंस दे सकते हो अपने व्यूअर्स को, बिना उस एक्सपेक्टेशन को वायलेट किए जिसे लेकर वो सिनेमा में आते हैं। तो ये मैं बहुत पहले समझ चुका हूँ कि ये एक अलग तरीका है लिखने का, जी। और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे इससे बिल्कुल दिक्कत मैंने दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा था कि अनुराग कश्यप आए थे हमारे स्टूडियो 1 2 साल पहले, नहीं। तब मैंने उनसे सवाल पूछा था शाहरुख को लेके, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ मैं इसलिए काम नहीं करूंगा क्योंकि वो एक इमेज आती है उनके साथ, और फिर आपको कॉन्शियसली आपको उनके फैंस को केटर करना पड़ेगा। बोले वो जी गलती मैंने बॉम्बे वेलवेट की केस में की, इसलिए अब मैं किसी स्टार के साथ काम नहीं कर सकता। जी तो डज राइटिंग फॉर समवन लाइक शाहरुख खान वो एक एडिड प्रेशर डालता है पहले मेरे से? मेरे ख्याल से अनुराग ने जो कहा वो बिल्कुल आसान जबान में, बहुत सरल तरीके से एक वास्तविकता समझाई है। अब सवाल सिर्फ यह है कि आप उस वास्तविकता के किस पार हो। वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करना जरूरी है। अनुराग को बहुत पहले से, और मैंने तो अनुराग की पहली फिल्म के लिए गाने लिखे हैं, 5 के लिए। पांच के लिए। तो हमारा रिश्ता वैसे काफी पुराना है। उनको पहले दिन से इस सब से दिक्कत है, और मुझे पहले दिन से नहीं है। राइट। अनुराग का जो तरीका है वो अपनी कहानी को लेकर, उनके लिए वो एक तपस्या है।
और मेरे लिए आई एम मैं एक एक सर्विस ऑफर करता हूँ। एक थोड़ा हुनर दिया है ऊपर वाले ने, और उस हुनर को मैंने एक इंडस्ट्री में पेश किया है कि भाई यार मैं ये कर सकता हूँ आपकी फिल्म के लिए, देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो ये काम मुझे दे दीजिए। और शायद जब शुरुआत में मैं थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अनुराग जैसा था। मुझे थोड़ा मुश्किल मिजाज का माना जाता था। कहते थे कि इसके साथ काम करना मुश्किल है, थोड़ा हट्टी है, थोड़ा जिद्दी है, अपनी बात पे अड़ जाता है। अ, वक्त के साथ मेरा रवैया बदला है। अ, अनुराग जवान रहे और मैं शायद थोड़ा बुजुर्ग हो गया। मुझे आपने अनुराग का नाम लिया, 5 के बारे में बताया, मुझे नो स्मोकिंग याद आती है। नो स्मोकिंग में जो रणवीर शाह का कैरेक्टर था, अब्बास तार वाला और वो सारा। एक्चुअली वो कैरेक्टर का नाम सिर्फ अब्बास टायर वाला नहीं था, उस कैरेक्टर को मुझे ही निभाना था। अच्छा। अनुराग ने लिखा था वो, क्योंकि थोड़ा बहुत वो थिएटर का जो एक शौक होता है वो हर राइटर में कहीं ना कहीं होता ही है, वो नजर आता ही है। तो अनुराग ने मकरंद देशपांडे के साथ थिएटर किया हुआ था, और उसके कुछ वक्त बाद मैंने भी सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर मकरंद देशपांडे का एक प्ले किया हुआ था जो अनुराग ने देखा था। तो अनुराग चाहते थे कि वो किरदार मैं ही निभाऊं, और उसमें उन्होंने कैरेक्टर का नाम अब्बास टायर वाला रखा था। लेकिन जब वो होना था उसी दौरान कुछ राइटिंग काम आ गया था, और मैं उस वक्त नहीं कर पा रहा था। तो अनुराग ने तब एक्टर दूसरा ले लिया, लेकिन उन्हें लगा कि काफी अम्यूजिंग रहेगा। उनको वो नाम थोड़ा बहुत ही, उनको हंसी तो नहीं आती थी बट थोड़ा अम्यूज होते थे उस नाम से, उनको बहुत इंट्रीग करता था ये नाम। तो उन्होंने बस फिर वही नाम रखा, और तभी जस्ट मेरी मुलाकात मेरी तब मेरी गर्लफ्रेंड और फिर मेरी बीवी पाखी से हुई थी। तो जब भी वो अब्बास टाइम का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता था, बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है, वो पीछे पाखी पाखी परदेसी या ऐसा कोई गाना हमेशा बैकग्राउंड में चलता है जो किसी और ने नोटिस नहीं किया, बट हमेशा वो पाखी पाखी परदेसी गाना बैकग्राउंड में अनुराग ने चलाया है। तो ये एक 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 इंटरनल जोक था उनका, एंड आई थिंक हम सबको उसका उसको लेकर काफी मजा आया। बट या ये है ना जवानी के, वो एक बहुत प्यारी लाइन है गुलजार साहब की, मेरे ख्याल से अंगूर से है कि जवानी की अटखेलियां बुढ़ापे की चोट से। तो बस ये वही ये सब तब करने में मजा आता है। आज लगता है कि नहीं मैं थोड़ा आज ना वो इंटर जो प्राइवेट जोक्स कहते हैं कि हमारे अपने लिए जोक जिसमें ऑडियंस शामिल नहीं है, आज शायद अनुराग भी वो अब सिनेमा में ना करे, और आज शायद मैं भी उनका इतना मजा ना लूं, लेकिन तब करने में बहुत मजा है। आपने जो अभी कहा ना राइटर्स वाली बात की, राइटर्स भी परफॉर्मर्स होते हैं। मुझे बमन सर हैं, बमन ईरानी, उन्होंने ये बात वो कहते हैं अक्सर कि राइटर्स आर एक्टर्स विदाउट द स्क्रीन प्रेजेंस। तो बहुत हद तक जाती है वो उसके साथ। बिल्कुल जायज बात है। और शायद आप देखेंगे कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं, प्रोफेशनल राइटर्स हैं, वो मैंने देखा है कि तीन तरह के होते हैं। जो पहला तरीका है वो एक्चुअली तीसरा है, उसको मैं पहला कहता हूँ। जो राइटर्स हैं, राइटर्स बनना चाहते हैं, राइटिंग ही करना चाहते हैं। मेरे जैसे लोग जो आए ही राइटर बनने हैं, उनको ज्यादा और कुछ करना नहीं था, एक दो फिल्में बना ली, लेकिन मैं इंतजार में नहीं रहता कि एक और कब बनाने मिले, क्योंकि मैं आया हूँ लिखने। बट ये बहुत ही छोटा सबसेट है राइटर्स का। बहुत सारे राइटर्स वो जो एक्टर्स बनने आए हैं अलग अलग जगह से, लेकिन उनको अब तक मौका नहीं मिला, शायद मौका मिलेगा नहीं, बात बनी नहीं। लेकिन क्योंकि वो अल्फाज जानते हैं, कहने का तरीका जानते हैं, वो डायलॉग राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर देते हैं। और दूसरा जो आगे चल के डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं। तो ट्रू राइटर्स बहुत कम है हमारे पास या तो एक्टर्स इन एग्जाइल है, या डायरेक्टर्स इन वेटिंग है। या तो वो जो कुछ और नहीं कर पाए, या वो जो कुछ और करना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो यही करते हैं, यही करने आए थे और यही करना चाहते राइटर्स और राइटिंग पे बात चल रही थी, मेरा एक सवाल था, मैं सोच रहा था इसको लास्ट में पूछूं, लेकिन अभी शूट कर लेना चाहिए कि राइटिंग खासतौर पे डायलॉग लिखते हुए एक्सपोजिशन का ध्यान आप कैसे रखते हो कि कितना मैं इंफॉर्मेशन कन्वे कर दूं और ऐसा ना लगे कि स्पून फीड कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस को। वो कॉन्शियस चॉइस कैसे होती है? हैं। देखो ये मेन स्ट्रीम सिनेमा की रियलिटी है कि जो सब कुछ एज अ स्क्रिप्ट राइटर मैं जानता हूँ सच है। जो कुछ सालों से जो स्क्रिप्ट राइटिंग के रूल्स बने हुए हैं, जो कोई भी ढंग का राइटर आपको कह सकता है कि कैरेक्टर को बचाना नहीं चाहिए, अ, बात को
बहुत जल्दी कहो और कम कहो और जल्दी खत्म करो। जो चीज बिना डायलॉग बाजी के कही जा सके, जो विजुअली कही जा सके, जो शॉर्ट्स के द्वारा कही जा सके, जो एडिटिंग के द्वारा कही जा सके, जो परफॉर्मेंस के द्वारा कही जा सके, उसे डायलॉग में डालने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज, और ऑडियंस को अपने से कम इंटेलिजेंस का कभी मत समझो। सबसे बड़ी गलती ये है कि मुझे ये पसंद है लेकिन ऑडियंस को ये पसंद आएगा। जैसे आपने अपने और ऑडियंस के बीच में ये सेपरेशन क्रिएट कर दिया, आप आधे राइटर बन गए। आप कभी पूरी पूरी तरह से मुकम्मल राइटर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप अपने अंदर की ऑडियंस के लिए नहीं, किसी बाहर की ऑडियंस के लिए। तो ये सारी चीजें हर ढंग का राइटर जानता है। और कमर्शियल सिनेमा में अक्सर यही इन चीजों का बिल्कुल विपरीत आपको कहा जाता है जरूरी है। तो एक डायरेक्टर मुझे कहता है कि नहीं नहीं, कैरेक्टर ये कैसे कर सकता है। मैं कहता हूँ भाई, सबसे पुराना रूल है कि कैरेक्टर को बचाने की कोशिश मत करो। हाँ। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा हीरो ये ऐसे कैसे कर सकता है। या फिर यहाँ पे डायलॉग, एज ए डायलॉग राइटर मैं कहता हूँ कि आपने ये जो इतना लंबा सीन अंग्रेजी में लिखा है, ये दो कट में बहुत अच्छी तरह आएगा, बहुत खूबसूरती से आएगा, बहुत इम्पैक्ट के साथ आएगा। यहाँ पे डायलॉग ना लिखना एक डायलॉग राइटर का रिकमेंडेशन है। वो कहते हैं नहीं नहीं, डायलॉग्स तो चाहिए ही, वरना लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये तीसरी बात, लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमें समझ में आएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऑडियंस के लिए समझाना पड़ता है। हर वो चीज जो आप मान के चलते हो अच्छी राइटिंग के लिए जरूरी है, उसका बिल्कुल विपरीत, उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपको कहा जाता है कमर्शियल सिनेमा के लिए जरूरी है। आप जानते हो, आप अपने खून में जानते हो, आप अपने नाखून में जानते हो, आप अपने हड्डियों में जानते हो कि ये गलत है। और फिर भी आपको किसी तरह उस एडवाइस को लेकर उसे नेविगेट करना पड़ता है, ताकि आप जो बेस्ट काम कर सकते हो वो कर भी दो। अ, उनको जो चाहिए वो मिले, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते हैं। जब कोई बात आपको गलत लगे तो तब तक कुछ ना कुछ करते रहो, जब तक कॉम्प्रोमाइज कम से कम ना हो जाए। कमर्शियल सिनेमा में बहुत बड़ा रोल कॉम्प्रोमाइज का है। ना ये कि मैं अपनी बात पे अड़ा रहा हूं, ना ये कि आपने मांगा तो मैं दे दूं। बुरा है तो क्या, आपने मांगा, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं। आप एंड वक्त तक आप लगे रहो कि कुछ ना कुछ और समाधान निकलेगा। अगर मैं जानता हूं ये बुरा हूं तो आपको दूंगा नहीं, लेकिन मैं बदतमीजी करूंगा नहीं। मैं आपकी बात काटूंगा भी नहीं, लेकिन पूरी तरह से रखूंगा भी नहीं। तो जब तक आप भी कहो और मैं भी कहूँ हाँ ये सही है, वहां तक बात पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। तो हाँ, एज अ डायलॉग राइटर मैं उनमें से हूँ जो डायलॉग ना लिखना डायलॉग राइटिंग का एक अहम हिस्सा बनता है, जहां पर अल्फाज कम हो सके। बिकॉज मेरे जो पहले गुरु थे स्क्रिप्ट राइटिंग में, शिवम नायर, उन्होंने मुझे सिखाया था कि सबसे अदना तरीका, सबसे छोटा तरीका अपनी बात समझाने का वो है जब आप उसको स्क्रीन पर अल्फाज में डालें। तो मेरा रिकमेंडेशन अक्सर ये होता है कि भैया, अगर और कोई तरीका है अपनी बात को दिखाने का, अगर आंखों से दिखा सकते हो, अगर आप किसी कैरेक्टर के रिएक्शन से दिखा सकते हो, अगर दो सीन्स को एक तरह से जोड़कर दिखा सकते हो, तो उसका इम्पैक्ट ऑडियंस के लिए अक्सर ज्यादा है। हर बार लफ्फाजी करना वो जरूरी नहीं है। लेकिन जब बात लफ्फाजी पे आती है तो फिर आप में उतना हुनर होना चाहिए कि फिर उन अल्फाजों उन अल्फाजों को, उन लफ्जों को इतनी एक जिंदगी दो। कहीं पर कुछ ऐसा ढूंढो जो जिस तरह से आप उनको जोड़ते हो, जिस तरह से आप उनका इस्तेमाल करते हो, वो कहीं पर लोगों को एक एक सेकंड लगे समझने को, और उस सेकंड में आपका हुनर है कि जब लोगों को बात समझने में एक सेकंड लगती है तो आप उनका फोकस दोबारा अपने डायलॉग पर ले आते हो। और फिर जब उनको पता चलता है कि ये बात कही गई है, तो वो एक सेकंड और वो ये है आपकी सक्सेस एज ए डायलॉग राइटर। ये आप उन दो के बीच में आपका सारा मजा है डायलॉग बाजी का। तो क्या आप एक सेकंड के लिए उन्हें कंफ्यूज कर सकते हो कि ये क्या बात कही गई, और फिर आप कहते हो वो ये कह रहा है। तो ये दो चीजों के बीच में डायलॉग बाजी। जी। कमाल बात, कमाल। और ये बहुत वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस है जो कि लोग फॉलो करें। आपने जो बात कही थी ना अभी कमर्शियल सिनेमा में, कि एक पॉइंट के बाद आपको समझना पड़ा कि इतना जिद्दी नहीं हो सकते हैं, एक वो पॉइंट लाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, बीच का मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था और आपने पठान के एक डायलॉग का जिक्र किया उसमें, जो जी। जब फिल्म आई थी तो पॉपुलर भी बहुत हुआ था, कि वो जॉन एफ कैनेडी की लाइन है बेसिकली, वो लास्ट में कि एक
सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया। वो वॉर में थी। वॉर में थी शायद, पठान में नहीं थी। पठान में थी, हाँ ये थी ना, शाहरुख खान का कैरेक्टर। ठीक है। क्योंकि जो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर होता है जिमी, उसको ये शिकायत होती है करेक्ट देश करेक्ट ने उसके करेक्ट, लिए कुछ पठान नहीं किया। बिल्कुल, हाँ 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 और फिर हाँ। वो शाहरुख का कैरेक्टर होता है, वो लाइन का की क्या कहानी है इसके पीछे की, आप वो अग्रीमेंट पे वो नहीं थे वो और। काफी एक सिंपल सी बात है। मैं वो लड़ाई हार गया। मेरे लिए उन कैरेक्टर्स का कैनेडी को कोट करना और ये बात कहना जो आई थिंक कैनेडी ने कहा, आई थिंक कभी पंडित नेहरू जी ने भी एक बार ये किसी कॉन्टेक्स्ट में रिपीट किया था या उसे रेफर किया था। मेरे लिए उस मोमेंट में ये बात कही जाना कि जब सब कुछ हो जाए, जिन जैसे कैरेक्टर को मारने का वक्त आ गया है, हम्म। तब जाके आप एक इतना पुराना कोटेबल कोट जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, ये है आपकी आखिरी लाइन। तो ये वो लड़ाई है जो मैं हार गया। अब अगर ये लोगों को पसंद आई है, तो यहाँ पे एक्चुअली आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद सही साबित हुए। क्योंकि वो बहुत ही, और श्रीधर राघवन जो स्क्रीन प्ले राइटर है, वो तीनों बहुत ही कन्विंस थे कि उस लम्हे में इससे बड़ी लाइन कहीं नहीं जा सकती है, कि ये है अल्टीमेट मैसेज। और मेरा दावा ये था कि इससे तकियानुसी बात उस वक्त में कहीं नहीं जा सकती है, कि इससे ज्यादा बोरियत भरी बात उस लम्हे में कहीं नहीं जा सकती है। तो ये लड़ाई में हार गया। तो अगर आज लोगों को पसंद आ रहा है, तो एक और बार साबित होता है कि हर वक्त डायलॉग राइटर डायलॉग्स को लेकर सही नहीं होता। और जितना आप औरों के साथ काम करने का और औरों की बात समझने का, अ, अगर अपने में आप ये एस्पेक्ट अगर आप इनकलकेट करोगे, अगर आप थोड़ा ग्रो करोगे और सुनना शुरू करोगे, तो फिर कुछ चीजें आएगी जो शायद आपकी नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए याद रखा जाएगा। और चूंकि हम पठान की बात कर रहे हैं, तो जब मैं फिल्म देख रहा था तो दो पहलू थे नेशनलिज्म वाले, कि जिसपे बहुत फिर आगे बातचीत भी हुई कि एक तरफ जिम है, वो वो ये साइड दिखाता है कि मैंने कंट्री के लिए इतना कुछ किया, देश के लिए इतना कुछ किया, और जब मुझे जरूरत थी तो देश ने मुझे ठुकरा दिया। फिर दूसरी तरफ पठान का कैरेक्टर है जो कहता है कि आपको उम्मीद नहीं रखनी है देश क्या कर रहा है के लिए। तो बीते कुछ समय में हुआ ये है कि नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म वाली जो थीम्स लेके चल रही हैं फिल्म में, वो बहुत सर जाए हमारे सिनेमा में। और जी। फिर उनमें से बहुत सारी फिल्मों के साथ दिक्कत ये है कि वो एक पर्टिकुलर विचारधारा, पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को केटर करने की कोशिश करती हैं। जी। आप आप लोगों ने क्या वो इन चीजों का ध्यान रखा कि इस तरफ या उस तरफ ना जाए आपकी फिल्म, एक उसमें रहे सेंटर में। देखो, जहाँ ये आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद का एक बहुत कमाल का रवैया है, ये बैलेंस मेंटेन करना। ये स्क्रीन प्ले में ही इसी तरह, और श्रीधर राघवन जो अब इस तरह का सिनेमा घोल के पी गए हैं, और फिर भी किसी तरह अपने आप को जवान रखते हैं हर बार कुछ नया कहने के लिए। तो ये बैलेंस उन्होंने बहुत संभल के उसे बहुत ही पकड़े रखा उस डोर को, कि किसी एक, जैसे ना सिर्फ ये कि एक तरफ आपके पास एक हिंदुस्तानी सोल्जर है जो कह रहा है कि अगर देश ने वक्त पर मेरा साथ नहीं दिया तो फिर देश किस काम का, और फिर मैं देश का दुश्मन बन जाता हूँ। और दूसरी तरफ एक दुश्मन मुल्क, जैसे हम पाकिस्तान को मानते हैं, एक दुश्मन मुल्क की एक एजेंट है जो वक्त आने पर कहती है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैं अपने वतन के लिए वही कर रही हूँ जो तुम कर रहे हो। और ये बात पठान को समझ में आती है। तो ऑब्वियसली ये चीजें थोड़ी डेलिकेट है आज के माहौल में, तो खासकर इन बातों पे बात करना थोड़ा मुश्किल है ही। पहले जितना खुल के नहीं कह सकते, थोड़ा बच के कहना पड़ता है कुछ पहलू अब, और कुछ पन्ने अब हम खोल नहीं सकते। बट उस दौरान भी जब तक कमर्शियल सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें जिंदगी और मौत वाली बातें, बड़ी फिल्में अगर बनानी है, तो जिंदगी और मौत, और सिर्फ एक जिंदगी या सिर्फ एक मौत की बात अब छोटी लगती है। तो आपको बात गांव तक, देश तक, इंटरनेशनली, अब 5-10 मौत से फिल्म नहीं बनती, आपको हजारों लाखों करोड़ों मौत की बात करनी पड़ेगी। तो जब इस तरह के सवाल जब पैदा होते हैं कहानी में, तो हो ना हो अ, बात फिर देश की, और फिर कौन वो दुश्मन है जो देश पर हमला कर रहा है। और हर बार आप वही, अब सफेद काफ्तान और काली जैकेट और सर पे पगड़ी और वही दाढ़ी और हाथ में आंखों तस्बीह, में काजल। तो आप वही मिला। तो लेकिन ये भी है कि कहीं पर जाकर आपको हर बार एक नया विलन क्रिएट करना है जो आपके देश को हर्ट करना चाहता है। और कुछ चीजें कहना आसान है, कुछ चीजें कहना मुश्किल है।
तो मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव बात है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो ये शॉर्टकट नहीं लेते कि भैया ये दिखा दो और समझ में आ गया ये देश का दुश्मन है। उन्होंने जाके कैरेक्टर क्रिएट किया है कि भैया आ, हमारे जज्बे से ही कभी कभी दुश्मन पैदा होते हैं। बहुत तरह के दुश्मन होते हैं, बहुत तरह की दुश्मनियां होती है। और वॉर यूनिवर्स में हर बार वो इस स्टीरियोटाइप को केटर नहीं करते। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको वक्त आने पर उनके लिए वैसा एक विलन नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही विलन होगा। और इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जहां पर मुझे अ, अपने आप से कमी महसूस नहीं होती कुछ लिखते हुए। अ, क्योंकि आप एक राइटर हैं, आपका काम है अलग अलग तरह के लोग रचना, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हों, सब कुछ वो आपसे बिल्कुल पैरेलली चले वो इंसान। तो ऐसे में कभी, अभी तो शायद सीजन हो गए हैं आप लोग, तो प्रैक्टिस पे आपको उसी ज्यादा आती है, लेकिन शुरुआत में ये दिक्कत आती थी कि ये एक ऐसा किरदार है, ये घिनौने किस्म का है, या फिर इसकी आइडियोलॉजी मुझसे अलाइन नहीं करती, तो मैं वो कैसे वो थॉट्स लाऊं पेपर पे। वो इनफैक्ट पहले नहीं होता था, बिकॉज पहले जिस तरह की फिल्में मैं करता था वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक मेकर्स की थी और दौर अलग था। तो बहुत ही लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम हुआ और बहुत कम ऐसा दौर था जहां पे मैं बड़ी फिल्में कर रहा हूँ और विलन ऐसा है जिसकी आइडियोलॉजी या फिल्म का जो पॉलिटिकल स्टैंड है उसमें मैं क्रिंज कर रहा हूँ। मुझे मेरे अपने टोज कर्लिन हो रहे हैं कि ये क्या गंदगी है। लेकिन अब जाकर ऐसा वक्त है जहाँ पे फिल्मों में को देखकर मुझे लगता है यार, इसलिए नहीं कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, पर जस्ट ये कि अब मुझे बोरियत हो रही है एक और क्लीशे मुसलमान विलन देखते हुए। राइट। और जब आता है तो अब जैसे मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, साउथ की बाइलिंगुअल फिल्म है हरिहर वीर। हाँ हाँ। वहाँ पवन कल्याण साहब जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के वो है। एम रत्नम साहब जिन्होंने मुझे मेरा पहला गाना दिया था एक तेलुगु फिल्म के लिए, उनकी फिल्म है। तो अ, उसमें बॉबी देओल जो एंटागनिस्ट है वो औरंगजेब का रोल निभा रहा है। और अब जब औरंगजेब आपका विलन है तो कुछ ऐसी चीजें दर्शाई ही जाएंगी स्क्रीन पर जिनसे हमें इतिहास में भी हमें दिक्कत है। वो कहीं पर एज अ राइटर मेरे लिए मुश्किल भी होता है कि नहीं ये है तो सच, हम शायद थोड़ा एग्जैजरेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ तो था। और कहीं पर मुझे लगता है कि यार, एज अ एज एन इंडियन मुस्लिम, एज अ सेक्युलर पर्सन जो इस देश की जो विभिन्नता है, जो प्लूरलिज्म है, उसको बहुत खूबसूरत मानता है और जो चाहता है कि हम ये पुराने जख्म ना करे दें, जो चाहता है कि ये सारी बातें दोबारा हम ओवर सिंप्लीफाई करके पेश ना करें। मैं उस सब से बचना भी चाहता हूँ और दूसरी तरफ मेरा काम उस फिल्म में एज अ डायलॉग राइटर ये है कि अगर उसे विलन लगना है तो उसकी विलनी ठीक से दिखाना जरूरी है। औरंगजेब को मैं बचा तो नहीं सकता अपने इतिहास से, लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि नहीं ये बात इस तरह से कहना ये मजा नहीं, ये जख्म कुरे देगा। तो वहां पर अब जो बैलेंसिंग एक्ट मुझे करने पड़ रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा है। पहले एक्चुअली ये दौर ही नहीं था कि हर जगह पर एक एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही है और आपको कहीं पर अपना काम भी करना है, उसे नेविगेट भी करना है, उससे बचना नहीं है, लेकिन उसको केटा भी नहीं करना है। तो अब आई थिंक और अब शायद क्योंकि थोड़ा बहुत नाम मेरा जाना गया है तो कहीं पर एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। फिल्में बड़ी है, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उस मैसेज का क्या इम्पैक्ट होगा उस जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। तो ये सब नेविगेट करना अभी उतना ही जरूरी हो गया है जितना अच्छे डायलॉग लिखना। और हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कहीं पर आपको अपने अंदर की दोनों सच्चाई, आप जो है और आप जो लेखक है, इन दोनों सच्चाइयों को कहीं पर पकड़कर बैलेंस करना पड़ता है। जी। आपने हरी हरी का वीरा मल्लू का जिक्र किया, उसके अलावा दो और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में भी आपसे बात करनी है। किंग और अ, पठान टू, उनका क्या स्टेटस है क्या। एक तो वॉर टू जिसका आई थिंक शूट अभी खत्म हाँ हो बहुत। चुका है हाल ही में, हम्म। लगभग खत्म हो चुका है। और वो मेरे ख्याल से 25 अगस्त को आ रही है। तो उसमें ऋतिक रोशन और एनटीआर जूनियर दोनों साथ में देखने मिलेंगे। तो वॉर टू के डायलॉग मैंने किए हैं। और अभी एक फिल्म शुरू हो रही है सिद्धार्थ आनंद की, किंग, शाहरुख खान
साहब के खान साहब के प्रोडक्शन की, और वो और सुहाना उसमें एक साथ नजर आएंगे। तो ये दो फिल्मों पे डायलॉग चल रहा है। जो स्पाई यूनिवर्स है, मैंने सुना है एक और पठान टू तैयार हो रही है। तो हाँ। उम्मीद है कि उनको मेरा काम पसंद आता है, लोगों को मेरा काम पसंद आता है, तो शायद लिखने के लिए मेरे पास आएगा। लेकिन इस वक्त मेरा ध्यान ज्यादातर एक शो पर है, एक ओटीटी शो पर, जो अमेजोन प्राइम के लिए हम लोग बना रहे हैं, जिसपे मैं शो रनर और राइटर। तो वो थोड़ा अलग काम करने को मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। तो इस वक्त वो भी एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जी। ये शो एक आप इमरान खान के साथ भी एक स्पाई थ्रिलर शो बना रहे थे, क्या उसी के है। तर्ज इसके पे है, या फिर साथ इमरान खान के साथ एक शो बना रहे थे आप? इमरान, ये वही शो है जो इमरान खान के साथ मैं बिल्कुल करना चाहता था, और सब कुछ हो चुका था। तब एक्चुअली ये एक दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ था, हम्म। लेकिन उनका उनके प्रोग्रामिंग में थोड़ी तब्दीलियां आई, और तब ये उनके साथ नहीं हो पाया था। और फिर जाकर amazon प्राइम को ये पसंद आया और उन्होंने इस शो को अक्वायर किया। मैं तो बहुत बहुत ही चाहता था कि इमरान खान के साथ ये फिल्म, ये शो मैं बना पाऊँ। टीम कौवे इस शो का टाइटल है। लेकिन इमरान खान इस वक्त अपनी एक फिल्म जो वो खुद उन्होंने लिखी भी है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और एक्ट कर रहे हैं। और वो उसी दौर में उसकी शूटिंग हो रही है जिस दौर में, अगर हमें वक्त पर आना है अमेजोन प्राइम पर, जो हमें तारीख दी गई है, तो उसी दौर में हमारी शूटिंग हो। और ना मैं चाहता हूँ कि दो चीजें वो एक साथ करें, ना एज एन एक्टर वो अब वापस आ रहे हैं तो ना वो करना चाहेंगे। तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि हम साथ में ये कर पाए। मैं तो बहुत ही दिल से चाहता था कि एक बार और मेरा रिश्ता करें। वैसे जो रिश्ता है वो तो है, अ, उसका मुझसे है पहले का नाता, कोई कुछ ना कुछ दोबारा साथ में करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शो मैं इमरान के साथ नहीं कर। तो अगर आप बताने में अभी कंफर्टेबल हो तो कौन है अभी, कौन लीड अभी कर रहा है? उसको कुछ 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 बातें वक्त पर उन्हें अच्छा। सामने आने दो, अभी थोड़ा प्रीमेच्योर। जी। आप अपने करियर के शुरुआती कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे। मैं पढ़ रहा था कि विशाल भारद्वाज सर के साथ आप एक फिल्म पे काम कर रहे थे, बर्फ नाम से। इंडो पाक लव स्टोरी थी, मनोज वाजपेयी और सुष्मिता सेन थे। और मनोज वाजपेयी ने एक पुराने इंटरव्यू में उसके बारे में बात भी की थी। उन्होंने कहा कि उस समय फिल्म को ऐसे देखा गया कि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है थोड़ी सी, और शायद 15-20 दिन की शूटिंग हुई थी और बंद हो गई थी। वो वो मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी का तब तो सबसे मुश्किल दौर था। हुआ ये था कि हम वो फिल्म ले गए थे, वो एक बहुत बहुत बर्फ वॉज मेरी सबसे एक्साइटिंग फिल्म थी। विशाल जी के साथ मिलकर काफी वक्त तक हमने लिखी थी। और हाँ, मनोज वाजपेयी और सुष्मिता सेन उसमें होने थे, लेकिन मनोज वाजपेयी जी के आने से पहले विशाल जी वो फिल्म अजय देवगन के पास थी। जो उसमें जो मेल किरदार है, वो एक पाकिस्तानी मेजर का है जो कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि अ, कश्मीरी मिलिटेंसी में आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का डायरेक्ट हाथ है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो अगर डायरेक्ट हाथ है तो कहीं कोई ना कोई उन्हें ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। तो उनका वो कैरेक्टर एक ऐसा था। तो अजय देवगन साहब ने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने कहा कि इससे खूबसूरत स्क्रिप्ट मैंने जमाने से नहीं पढ़ी। लेकिन मैं जहाँ पर हूँ अपने करियर में, मेरे लिए एक पाकिस्तानी मेजर जो टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये प्ले करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करना चाहूँ। तो अजय देवगन वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, और मनोज वाजपेयी, सुष्मिता सेन, और रेकी हो गया था। शूट शुरू होने ही वाला था जब राजू चाचा रिलीज हुई, और उसका बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रहा। हम्म। और अजय देवगन के साहब के बारे में ये एक बात मशहूर है कि अगर कोई फिल्म नहीं चलती तो जो भी उसका अ, भरपाया है, जो भी उसका लॉसेस हुए हैं या जिसके पैसे देने बाकी है, यहाँ अक्सर लोग मुकर जाते हैं, उनके लिए वैसे सोचना भी मुमकिन नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर जो लॉसेस हुए हैं वो अगर उनकी भरपाई करनी है, तो इस वक्त एक और फिल्म के अंदर में पैसे नहीं डाल सकता, और वो फिल्म तब रुक गई थी और फिर बनी नहीं थी। तो वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था, बिकॉज वो फिल्म वाकई बहुत बहुत खूबसूरत थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंगली पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक्सप्लोर कर रही थी। और मेरे ख्याल से काफी काफी सोफिस्टिकेटेड फिल्म थी, काफी इवॉल्व थी, काफी चैलेंजिंग थी। अगर बनती तो देखना आसान नहीं होता, पॉपकॉर्न व्यूइंग तो थी नहीं।
तो काश बनी होती, लेकिन वो अब बर्फ थी और फ्रीजर में रह गई। और फिर उसके बाद में आपने विशाल सर के साथ मकबूल में काम किया। और मकबूल आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट था शायद साथ में, अगर मैं गलत जी। नहीं हूँ। मकबूल पहला प्रोजेक्ट था आप लोगों का साथ में। एक्चुअली विशाल जी और मैंने पहले काम किया था टेलीविजन के दौरान, जब मैंने उनके प्रोडक्शन के लिए एक दो एपिसोड लिखे थे। स्टार बेस्ट सेलर्स और ये सब जो शोज तब बनते थे, जी जी। जी समथिंग, स्टार बेस्ट सेलर्स, हर हर चैनल का अपना एक सिंगल एपिसोडिक शो का फॉर्मेट था। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ, खास जैसे राजकुमार हिरानी के साथ मेरा पहला काम वहां पर था। हमने एक एपिसोड किया था जिसका नाम था सेना मेडल। उस पर मैं आने वाला था। सेना मेडल किया था और विशाल जी के लिए एक एपिसोड लिखा था। तो वहां शुरू, तो काम वहां से शुरू हुआ। पहली बार हमने साथ में वहां पर काम किया था। उसके बाद 5 के गाने लिखे एक साथ। और पहले काम शुरू किया था बर्फ के ऊपर। बर्फ जब नहीं बनी तो उसके बाद हमने मकबूल पे काम साथ में शुरू किया। उसके बाद एक फिल्म लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद थी, टिम्बकटू करके। लेकिन कहीं पर जाकर उसका भी वक्त, होता है ना, एक राइटर की जिंदगी की सबसे सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि जितना आप लिखते हो और जितना स्क्रीन पे नजर आता है, वो एक बहुत छोटा परसेंटेज होता है। जितना मैंने लिखा है जिंदगी में, शायद उसका 5 से 8% एक्चुअली स्क्रीन पर देखने मिला है। ज्यादातर फिल्में या तो नहीं बनी है, या रुक गई है, या उस फिल्म को देखकर किसी ने मुझे दूसरी फिल्म दे दी लेकिन वो फिल्म नहीं बनी। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है बॉलीवुड में खासकर, कि डायरेक्टर्स वही फिल्म बनाते हैं जो उनको अपने जहन में नजर आती है या किसी डीवीडी पर नजर आती है। बट मैं तो खैर जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, वो जब तक उन्हें कहानी अपने अंदर से जन्म नहीं लेती, चाहे विशाल जी हो, चाहे फारा हो, चाहे सिद्धार्थ आनंद हो, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो फिल्म पहले वो देख पाए, उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं। तो उन्हें, विशाल जी को भी मेरा काम पसंद आया जो उन्होंने देखा मेरी लिखी हुई फिल्में। लेकिन वो फिल्में नहीं बनाना चाहते। वो कहते हैं ये बहुत बढ़िया लिखा है, अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मेरी फिल्म लिखो। तो ये अक्सर होता है। तो बहुत सारा लिखा हुआ काम रह जाता है। और हर हर राइटर की, मैं ये नहीं कहता कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है या मेरे लक औरों से ज्यादा खराब थे। इस मामले में हम सबका लक काफी खराब। जी। मेरे लास्ट के दो सवाल हैं बस सर आपसे। एक तो मुझे आपसे जान बची सो लाखों पाए पे बात करनी है। वो कैसे शेप आउट हो रहा था, और क्या वो वहां से मुन्ना भाई तक कैसे पहुंचा, वो जर्नी जाननी है अरे मुझे। यार, ये कहाँ से आपने निकाला? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि राजकुमार हिरानी के साथ मेरा ताल्लुक सबसे पुराना है, क्योंकि जब मैं ओगलवी में था, एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर की तरह, तब मेरी मुलाकात राजकुमार हिरानी से हुई थी। वो शायद फेविकॉल का कोई ऐड कर रहे थे, विक्स का या फेविकॉल का कोई ऐड कर रहे थे, तब मुलाकात हुई थी। और ये था कि वो बहुत सारी कॉर्पोरेट फिल्म्स करते थे। तो जैसे हिंदुस्तान लीवर का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके लिए सेल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहां पर अपने लोगों को दिखाने के लिए वो छोटी फिल्में बनाते थे। और ये फिल्में ऐसी होती थी कि बहुत सारी फिल्मों से तोड़ जोड़ एडिट करके एक कहानी कही जाती थी, और उसके ऊपर फिर डायलॉग डालकर उसे एक कहानी की तरह ढाला जाता था, और फिर एंड में एक गाना होता था या कुछ। तो ये मैं लिखा करता था, जो फिल्में राजकुमार हिरानी बनाते थे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए। तो हमने जेट एयरवेज के लिए किया हुआ है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए किया हुआ है, हिंदुस्तान लीवर के लिए फिल्में बनाई हुई है, इस तरह की। और एक्चुअली तो वो करना चाहते थे फिक्शन ही, और मुझे कहनी थी कहानियां। तो जब साथ में मिले तो फिर बहुत दोनों हाथ पैर मारने लगे कि कुछ फिक्शन कर पाए। जैसे सेना मेडल करके वो एक एपिसोड हमने साथ में किया। जी। फिर मैंने एक शो लिखा था, अब तो मुझे उसका टाइटल भी याद नहीं आ रहा है, जिसका पायलट भी हमने शूट किया था, जिसमें सौरभ शुक्ला और टिकू तलसानिया था। एक यान दो तलवारें उस शो का नाम था। तो उसका पायलट हमने साथ में शूट किया था। दो फैमिलीज के बारे में थी, एक गांव से एक शहर से, जिन्हें किसी वजह से एक साथ रहने पर वो मजबूर हो जाते हैं, और फिर क्या क्या कॉमेडी होती है। दो फैमिलीज की कहानी थी। और फिर राजू को ये सब्जेक्ट बहुत फैसिनेट कर रहा था, एक मेडिकल कॉलेज का। पता नहीं क्या उनका लगाव था उस स्ट्रीम से, या क्या देखा था उन्होंने हॉस्टल लाइफ के बारे में। लेकिन वो ये जान बूझी से लाखों पाए, वो करना चाहते थे कि एक मेडिकल आर्मी कॉलेज, जैसे मेडिकल आर्मी मेडिकल कॉलेज,
या फिर एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पे जो जो मेन कैरेक्टर है वो एक जनरल है जो थोड़े या एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर है जो थोड़े संकी है, एक्स कर्नल या कुछ। तो वो लिख रहे थे फ्रॉम द ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत सारे गैग्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हमने लिखे थे उसके लिए। और जब राजू को ये एक जहन में एक आया कि जब शुरुआत हुई थी मुन्ना भाई, तो उन्होंने बस ये सोचा कि एक अंडरवर्ल्ड का एक गैंग लीडर है, एक डॉन है, जिसको एक दिन कोई खांसी या कुछ हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, और डॉक्टर उनके मेडिकल टेस्ट का सिलसिला उनका शुरू हो जाता है, और सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं निकलता है। उन्हें पता चलता है कि यार यहाँ तो हमने लाखों खर्च कर दिए हम्म। और उन्होंने लाखों कमा लिए, और हम लोग यहाँ इतना मर मर के काम करते हैं, 50,000 1 लाख रुपए हाथ में आता है, ये काम तो हमारे काम से ज्यादा आसान है। हम्म। तो चलो मैं डॉक्टर बनूंगा, इससे हम बिना तकलीफ के पैसे कमाएंगे। हाँ। तो शुरू वहां से हुआ था, और मैं हमेशा लगा रहा था यार ये मोटिवेशन हीरो का मोटिवेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बहुत वक्त तक ये बात चलती रही। और एक दिन जब फाइनली बाबूजी का कैरेक्टर, जो सुनील दत्त साहब ने जो किरदार निभाया, जब जब वो आया जहन में कि कहीं पर जाकर उनका दिल टूटता है, कहीं पर जाकर उनको झूठ बोला हुआ है और सच्चाई सामने आती है, और मुन्ना को जो जलालत महसूस होती है उस वजह से, और फिर ये कि अच्छा डॉक्टर बनूंगा और चिंकी से शादी करूंगा। तो ये सारा फिल्म तैयार हुई जब राजकुमार हिरानी को बाबूजी का कैरेक्टर सूझा, राइट। और क्योंकि हमने जान बची तो लाखों पाए का इतना काम किया हुआ था जो कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे सीन्स मेडिकल कॉलेज को लेकर, ह्यूमरस सीन्स हमने लिखे हुए थे। तो एक 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 तैयार, बस पिटारा खोलना बाकी था और सब कुछ निकल आया, और अपनी कहानी के मुताबिक हम वो सीन ढालते गए। तो हाँ, मजेदार दौर था। ऐसे भी काम होता था, बहुत बहुत अ, बहुत ही फुलफिलिंग दौर था, बहुत ही खुशी का भरा दौर था, और बहुत बढ़िया काम हुआ उसमें। वो तो आपकी फिल्मोग्राफी में झलकता भी है, क्या उम्दा काम किया आपने। और राजकुमार हिरानी ऐसे डायरेक्टर है जो अ, उसमें एक गाना है, अपन जैसे टपोरी को क्या मालूम सारा प्यार किस चिड़िया का नाम है, लुखागिरी हाँ। करके है। वो मेरे कॉलेज के जमाने की पोएम थी। मैंने लिखा था 12th स्टैंडर्ड में लड़कियों को इम्प्रेस करने का। ठीक है। मैंने काम शुरू कर दिया था कॉलेज में ही, मेरा हाँ। आई वॉज डूइंग पार्ट टाइम विद कॉलेज। और जब राजू के साथ रिश्ता शुरू हुआ तो ऐसे ही कभी कभी हुआ था कि हम लोग गए थे कुछ और लिखने को, हम लोग महाबलेश्वर गए हुए थे लिखने को, और वहां पर ऐसे ही बोट में बैठे बैठे शाम को मैंने कहा कि कॉलेज में एक कहानी, मैंने एक बम्बैया में एक पोइट्री लिखी है, तो मैं वो सुनाता हूँ। और वो मुझे याद है शाम को बोट पर सुनाई। और वहीं पर बोट, महाबलेश्वर में एक बोट पर बैठे बैठे राजकुमार हिरानी ने कहा कि जब भी मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा, ये जो पोइट्री है तुम्हारी, ये उसमें होगी और गाना होगी। मैंने कहा एक तो ये मीटर में लिखा हुआ है, दूसरा आपको पता नहीं है आप क्या कहानी बनाने वाले हो, इसका इसमें कुछ लेना देना होगा भी या नहीं। लेकिन जब हमने ये बनाई मुन्ना भाई एमबीबीएस लिखना शुरू किया, उससे पहले हम एक और फिल्म पे काम कर रहे थे, बाबूजी धीरे चलना, उसका टेम्पररी उसका टाइटल था। वहां पर भी राजकुमार हिरानी ने एक सिचुएशन क्रिएट किया था जहां पर यही कविता एक गाने के रूप में आनी थी। और जब वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और मुन्ना भाई का जन्म हुआ, वहां पर भी उन्होंने खास एक ये सिचुएशन क्रिएट किया उन्होंने, जहां पर तो वो जो कह दिया था शायद 2-3 साल पहले कि जब भी अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा उसमें ये तो होना ही है, वो बात उनकी मतलब मुकम्मल रही। वो जाकर गाने के तौर पे वो बाकायदा फिल्म में उन्होंने वो क्रिएट किया, उसके ऊपर म्यूजिक किया। आज भी जब अनु मलिक साहब मिलते हैं वो कहते हैं कि "बाबू, मुझे कभी किसी चीज के लिए 11 बार वर्जन नहीं करने पड़े"। बोला आई एम सॉरी, लेकिन वो गाने की तरह लिखा ही नहीं गया था। तो किसी ना किसी को तो ये मेहनत करनी थी, तो 11 बार उनके ट्यून्स को या तो विधु विनोद चोपड़ा ने या राजकुमार हिरानी ने कहा नहीं अब तक वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अब तक वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बट हाँ, वो तो वैसे शुरू हुई। तो वो उस तरह के इंसान है, जब कह दिया तो कह दिया, बात के मतलब कमाल करके। अब वो गाना है भी इतना कैची, आपको मुन्ना भाई आप याद करते हो वो गाना आता है आपके जहन में रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल तौर आता है, वो एक कॉलेज के जमाने की पोएट्री है। बस ये फर्क था कि जब मैंने कॉलेज में लिखी थी, तो जब वो कहते हैं कि वो रात अपन 2 बजे तक पिया, एक सपना देखा था, लेकिन माँ पे। कसम एक हाँ। आंसू नहीं रोया, मैं को रोएगा साला अपनी जेड़ा था। अगले हाँ। दिन से वही पहले का माँ, तो वो सारा जो चलता है। और एंड में ये था कि आ, सपना टूटा है, दिल कभी कभी जलता है,
हाँ थोड़ा दर्द हुआ तो चलता है। वही चलता तो मैंने वहीं छोड़ दी थी। वो अपन के मोहल्ले में उसके बाद ऐश्वर्या आई, क्योंकि है। सिचुएशन ये था कि एक सुसाइडल लड़के को होप देना है। हम्म। तो वहां पे लाने के बाद वो जो एंड में वो जो कंट्रीब्यूशन है, तो उसके बाद अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अपने अपन का खोपड़ी फिर चक्कर खा गया, ये सब राजकुमार हिरानी है, मैं नहीं हूँ। मैं खत्म हो जाता हूँ जहां पर वो कहता है कि सपना टूटा है, दिल कभी कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर वही चलता है। चलता है। जहां तक कविता थी। उसके बाद जो था वो सिनेमा था, और वो राजकुमार हिरानी। क्या बात है। और आप लोगों के कोलैबोरेशन में तो जो मैजिक क्रिएट किया वो उसको हम अब तक याद कर रहे हैं। वो टाइमलेस मेरी फिल्म है। खुशनसीबी। जी। मेरा लास्ट एक सवाल है भाई, बहुत सिंपल सवाल है कि एक तो फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में ऑर्गेनाइज वो नहीं है, जैसा और इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि जॉब्स निकल रहे हैं या फिर यू गो ऑन लिंक्डइन या फिर ऐसा सब कुछ करो। तो ऐसे में कोई इंस्पायरिंग राइटर हो वो कहाँ से शुरू करे? व्हाट्स द पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू या इम्पार्ट? काश, काश मैं कह सकता कैसे शुरू करो ये। मुझे तो एक ही तरीका नजर आता है कि आप लिखो, ताकि जब आपकी किसी से मुलाकात हो तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो, और फिर उस बेसिस पे वो आपको कुछ और लिखने को दे। मैंने तो यही तरीका देखा है। अब क्योंकि मैं इतने वक्त से लिख रहा हूँ, अब मैं इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत तो सबको करना पड़ता है, लेकिन इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। कुछ लोग हैं जो उनको भी कंफर्टेबल लगता है आपके साथ काम करना, तो काम चलता रहता है। तो मुझे नहीं पता आजकल राइटर्स कैसे नेविगेट कर रहे हैं जो ओटीटी के डिमांड्स है, जो टेलीविजन तो मैंने खैर कभी लिखा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जहाँ बट कहते हैं कि और ज्यादा ओरिजिनलिटी की मांग की जा रही है राइटर्स को पहले से ज्यादा। जैसे हर एक स्टूडियो, हर एक ओटीटी के खास डिपार्टमेंट्स है जो सिर्फ उनका काम है स्क्रिप्ट सबमिशंस पढ़ना और रिएक्ट करना। तो हमारे जमाने में तो ये था भी नहीं कि कोई प्रोड्यूसर हमारी स्क्रिप्ट कैसे पढ़े। आज ये है कि चाहे यशराज हो, चाहे कोई भी प्रोडक्शन कंपनी हो, उनके खास डिपार्टमेंट होते हैं स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। तो चाहे आप किसी को कोल्ड कॉल करें, चाहे आप किसी के साथ बट ज्यादातर यही होगा कि वक्त आने पर आपके पास, आपके हाथ में ऐसा कुछ काम होना चाहिए जो आप दिखा सको। चाहे वो काम ना बने, लेकिन उसकी वजह से आपको कुछ और काम कोई दे। ये आपकी, यही आपका हथियार है, आपके आपके कमान में यही तीर है, और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके और इस समय का नहीं पता चला। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो समय सीमा वाली दिक्कत है। हम होपफुली फ्यूचर में जरूर फिर से बात करेंगे आपसे। और थैंक यू सो थैंक यू मच, अपना शुक्रिया। समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।